अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में आई टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ चेक्स यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंकिंग। देखिए आप अभी तक जो प्रीवियस टॉपिक रहे वहाँ आपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे क्रेडिट डीलिंग्स में जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उन पे बात की, फिर कैरेक्टरिस्टिक पे बात हुई। तो आज देख लेते हैं कि चेक्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। आप क्योंकि यूज़ टू हैं इस सिस्टम से, चेक से, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बैंकिंग सेक्टर में जो बैंकिंग सेक्टर सर्विसेज यूज़ करते हैं या इन्वॉल्व रहते हैं, फैसिलिटेट होते हैं। पहले ये ज़रूरी है कि चेक को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ मैंने एक डेफिनेशन रखी है जो कुछ क्लियर कर देगी चेक को। क्या चेक इज़ एन ऑफिशियल इंस्ट्रूमेंट और अ डॉक्यूमेंट that orders a bank to pay a certain amount of money which is mentioned in the check to the pay, whose name is also mentioned on the check from the bank account of the payer who issues the check। तो पहली बात तो ये हमने की कि चेक आप किसे कहेंगे कि चेक मीन्स एन ऑफिशियल इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट, यानी चेक एक ऑफिशियल इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जिसकी बेसिस पे आप पेमेंट कर सकते हैं थ्रू बैंक अकाउंट। यानी अगर आप बैंक अकाउंट ओपन है आपका तो आप बैंक अकाउंट के ज़रिए किसी भी पर्सन को पेमेंट कर सकते हैं, जो एक सिक्योर्ड वे है पेमेंट का। चेक पे पेई का नाम होगा, पेमेंट की जाती है पेई को, ठीक है। अब चेक जो है वो पेई पोजेसर करेगा, पेई होल्डर होगा चेक का। आप अकाउंट होल्डर होंगे, पेई चेक होल्डर होगा। नेम लिखा जाएगा पेई का, पेई फॉर एग्ज़ाम्पल, या पे टू जैसे चेक पे एक वर्ड आता है पे टू, पर्सनल नेम लिखा जाएगा। अगर आप अपना चेक है खुद विड्रॉ करवा रहे हैं तो फिर सेल्फ लिखा जा सकता है, अपना नेम लिखा जा सकता है। लेकिन अगर किसी थर्ड पर्सन को, किसी दूसरे पर्सन को आप दे रहे हैं तो फिर आप उसका नाम लिखेंगे जिसे पे कहा जाएगा, पेयर जो पे कर रहा है। अब देखें, लेट्स लुक thoroughly at the components of this definition. First of all, pay is the beneficiary of the transaction। मैंने बात की कि पे वो पर्सन जिसे आप पेमेंट करेंगे, जो चेक पोजेस करेगा, तो ये बेनिफिशरी हुआ, फ़ायदा इसे हो रहा है। Who can receive the mentioned amount of cash using check or can deposit the mentioned amounts of money directly into his or her account। या तो कैश कर सकते हैं, कैश ले सकते हैं, ओपन चेक होगा तो कैश लेगा, जो अमाउंट उसे मिलना है आपने देना है तो वो अमाउंट। और इसी तरह अगर क्रॉस चेक होगा तो थ्रू अकाउंट जाएगा। द पेयर इज समवन who use the check to pay against the services received by him or her from the pay। अब अगर आपने पे को पेमेंट क्यों की जा रही है, या तो होगा सैलरी का चेक होगा या वेजेस का चेक होगा। सैलरी पेएबल आप हैं तो चेक के ज़रिए देंगे, आप पढ़ चुके हैं ये चीज़ें। वेजेस पेएबल हैं तो आप बैंकिंग सेक्टर के ज़रिए चेक के ज़रिए दे रहे हैं वेज, तो चेक आप क्योंकि सर्विसेज ले चुके हैं तो पेयर जो है सर्विसेज ले चुका होता है और पेई सर्विसेज दे चुका होता है। तो पेई को आप चेक इशू कर रहे हैं और आप उससे सर्विसेज, तो इसके अगेंस्ट बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग चैनल्स को यूज़ करते हुए यहाँ पेमेंट की जा रही है। द पेयर इज़ अ समन हु यूज़ द चेक टू पे अगेंस्ट द सर्विसेज रिसीव्ड। क्लियर हो गई बात। अ बैंक अकाउंट इज़ अ फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन्ड बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द कस्टमर। और इसी तरह बैंक अकाउंट को आप कहेंगे कि एक समराइज रिकॉर्ड रखते हैं आपका, और ये एक फाइनेंशियल अकाउंट है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंकिंग सेक्टर या बैंक जो है इसे मेंटेन करते हो, तमाम सर्विसेज दे रहा होता है पेयर को और पेई को। अब हम टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप मेरे पास है बेयरर चेक। बेयरर चेक की अगर बात की जाए तो कोई भी ऐसा चेक जो इजीली ट्रांसफरेबल हो, जिसको आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, इसे कहा जाएगा बेयरर चेक। ये कोई ऐसा चेक आप किसी पर्सन को चेक लिख के देते हैं, राइट अप करके देते हैं, चेक इशू करते हैं, उस पर आपने बेयरर लिख दिया, इशू टू बेयरर, कि जिसके पास ये चेक होगा, एंडोर्समेंट ज़रूरी होगी, जिसके पास ये चेक है वही जाके कैश करवा सकता है, तो ये होगा बेयरर चेक। या जो चेक प्रेजेंट कर रहा है, जो होल्डर है, वही चेक रिसीव करेगा, अमाउंट रिसीव करेगा। अ चेक इज़ कॉल्ड बेयरर चेक व्हेन द बेयरर रिटर्न ऑन द राइट ऑफ द चेक इज़ नॉट कैंसल्ड और मार्क्ड। यानी बेयरर का जो आपको
वर्डिंग्स मिलती हैं या जो कंपोनेंट है चेक का फीचर है वो उसे मार्क नहीं कर किया आपने, उसे क्रॉस नहीं किया, तो फिर ये चेक होगा बेयरर चेक। और अगर उसे मार्क कर लिया तो फिर वही पर्सन सिर्फ अमाउंट ले सकेगा जिसका आपने नाम शो कर दिया है चेक पे। अदरवाइज़ जिसका नाम लिखा गया है उसके वो खुद नहीं जाता, उसका कोई फैमिली मेम्बर, उसका कोई दोस्त, उसका कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कुली, कोई एम्प्लॉई, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वर्कर जाता है तो वो भी रिसीव कर सकेगा अगर बेयरर को आपने क्रॉस नहीं किया। नेक्स्ट स्लाइड में ले रहा हूँ जिसमें हम चेक का स्ट्रक्चर देखेंगे। अ टर्म बेयरर मेंशन्ड ऑन द चेक मीन्स दैट द वन हुएवर इज़ इन द पोजेशन ऑफ चेक कैन विड्रॉ इट। इसका मतलब है कि चेक जिसके पास है वही विड्रॉ करवा सकता है, तो ये होगा बेयरर चेक। Therefore, these types of checks are risky in nature. If the bearer check is lost, it can encashed by a person who finds it. यहाँ प्रॉब्लम ये हो सकता है, ये रिस्की है, अनसिक्योर्ड है कि जिस पर्सन के पास ये चेक होगा वही कैश करवा सकता है, क्योंकि बेयरर चेक है, क्योंकि जिसको भी चेक मिला है, जिसने ये चेक उठा लिया, जिसने ये चेक चोरी कर लिया, ठीक है, वही पर्सन ये चेक विड्रॉ करवा सकता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बेयरर चेक जो अनसिक्योर्ड है एक ओपन चेक है। Therefore, it is the same as cash in the nature and is advised to be handled carefully because banks don't verify identity of the person. There is no need to mention the name of payee on the bearer check or pay to the order of cash can be written at the place of payee's name. यहाँ ज़रूरी नहीं होता कि चेक पे नाम लिखा जाए। नाम लिखा जाएगा तो फिर बेयरर को आप क्रॉस करेंगे, या दोनों चल सकते हैं। ये नाम नहीं लिखेंगे आप, बेयरर अगर क्लिक कर लेते हैं तो इसका मतलब है जो भी ये चेक लेके जाएगा उसे पेमेंट मिलेगी, तो ये चेक बेयरर चेक होते हैं। क्लियर हो गई बात। तो जब आप वेज इशू कर रहे होते हैं या डेली वेजर्स होते हैं जिनके चेक आप एडवांस में राइट अप कर लिए जाते हैं तो वहाँ उनके नाम नहीं लिखे जाते, क्योंकि ये डेली चेंज हो सकते हैं वेजर फॉर एग्जाम्पल। तो वहाँ अगर चेक दिए जा रहे हैं, नेम नहीं लिखा जाए, चेक इशू हो जाते हैं, जो पर्सन उसका रिसीवर होगा वही जाके ये चेक रिसीव करेगा, उसको इसी को ही पेमेंट मिलेगी। जैसे हम डोनेशन देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंस्टीट्यूट डोनेशन दे रहा है तो वहाँ वो नाम नहीं लिख सकता, तो वहाँ नाम नहीं लिखे जाते, वहाँ बेयरर कर दिया जाता है और ये सेम अमाउंट के चेक बना के तमाम लोगों में बांट दिए जाते हैं। तो आप नाम अगर लिखते हैं तो वही पर्सन फिर आपको ढूंढना होगा, उसी पर्सन को कॉल करके चेक देना होगा, तो इसीलिए बेयरर चेक अनसिक्योर्ड है। अब एक चेक का स्ट्रक्चर है हमारे सामने, है कुछ ब्लर लेकिन मैंने कोशिश की है यहाँ हम समझ पाएँ। एक चेक का स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले ये जो है कि बैंक होगा, ये नेट वेस्ट एक बैंक की मैंने पिक्चर ली, तो ये एक चेक होगा जो ज़रूरी है, बैंक नाम बताएगा किस बैंक में आपने चेक जाके प्रेजेंट करना है, या ब्रांच कोड होगा, ब्रांच नेम, एड्रेस वगैरह ये सब कुछ लिखा गया है, ये ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई भी चेक मिलता है तो आप चेक कैसे वेरीफाई करेंगे कि आपको कहाँ से ये कैश होगा, किस बैंक में जाना है आपको, तो फिर आप बैंक नेम पढ़ेंगे और इसी तरह आप देखेंगे एड्रेस क्या है, ब्रांच नेम क्या है, ब्रांच कोड क्या है। ये जो राइट कॉर्नर है यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ डेट होनी चाहिए। कुछ चेक ऐसे होते हैं जिन पे डेट नहीं होती, हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन चेक पे डेट अगर हो तो जो डेट आपने लगा दी उसी डेट पे ही चेक इन कैश होगा, उससे पहले नहीं हो सकता, उसके बाद हो सकता है। क्लियर। इसी तरह पेई लिखा गया, पेई मीन्स यहाँ आप नेम लिखेंगे इस लाइन पे, पेई टू फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन। अगर पेई का नाम नहीं लिखा तो यहाँ फिर बेयरर का वर्ड होता है चेक में, बेयरर। आप चेक दे सकते हैं, आपके पास अगर चेक हो तो बेयरर का यहाँ नाम होगा, आपने बेयरर का नाम क्लिक कर दिया है, अब बेयरर जिसके पास चेक होगा वही प्रेजेंट करेगा। और अगर आपने इसे क्रॉस कर दिया, मार्क कर दिया, लाइन लगा दी, तो अब बेयरर जिसको भी चेक मिलेगा, कोई उठा लेता है, चोरी कर लेता है, तो वो इसे प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। कौन प्रेजेंट करेगा? सिर्फ वही पर्सन जिसका यहाँ नाम लिखा हुआ है पेई की जगह। ठीक है। अब यहाँ जो आपको स्पेस नज़र आ रही है, यहाँ आपने अमाउंट्स लिखना होगा, यहाँ इन फिगर 10,000 है तो 10,000 लिखेंगे, नेट क्लोजिंग कर लेंगे उसकी। अब जो अमाउंट यहाँ लिखा गया उसको ये इस लाइन पे, ये सेकंड लाइन, यहाँ इनवर्ड्स लिखा जाएगा, अमाउंट इनवर्ड्स मुकम्मल। आपको इनवर्ड्स लिखना होगा जहाँ गलती के चांसेस नहीं है। बहुत ज़रूरी है, एक चीज़ का ख्याल करना है कि यहाँ गलती ना हो।
आपके पास कोई चांस नहीं है कि यहाँ आप गलती करेंगे तो चेक रिटर्न हो सकता है, वापस आ जाए। देखिए अमाउंट इन वर्ड्स यहाँ लिखना होगा, ये आपने अमाउंट लिखना होगा, ये एरो आपको नज़र आ रही है, अमाउंट लिखना होगा। क्लियर। ये जो है ये चेक, ये बैंक का सॉफ्ट कोड है, ये बैंक का कोड होता है जो चेक को रीड करते हैं, यहाँ रीड किया जा सकता है मशीन के ज़रिए, स्कैनिंग या रीड किया जा सकता है। और ये है चेक नंबर, ये चेक नंबर है, यहाँ आपको क्लियर होगा कि चेक नंबर कौन सा है। और यहाँ सिग्नेचर करेगा जो इशू कर रहा है, मैनेजर हैं आप, इशू कर रही हैं आप, अपने अकाउंट से पेमेंट कर रही हैं या रिसीव कर रही हैं, यहाँ आप अमाउंट सिग्नेचर करेंगे। क्लियर। और अगर जॉइंट अकाउंट हो तो यहाँ फिर 2 पर्सन के सिग्नेचर होंगे जिनके नाम पे ये चेक है, 2 लोगों के। जैसे पार्टनरशिप आप देखते हैं वहाँ जॉइंट अकाउंट होते हैं, तो वहाँ फिर 2 लोग या 3 लोग जो भी हैं जॉइंट अकाउंट जिनके नाम पे, वही 2 मैनेजर 3 मैनेजर सिग्नेचर करेंगे। अगर 3 लोगों के सिग्नेचर होंगे तो फिर चेक इशू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये एक चेक का स्ट्रक्चर है। अब आ जाए ऑर्डर चेक। सेकेंड टाइप हो सकती है चेक इज़ कॉल्ड ऑर्डर चेक व्हेन द बेयरर रिटर्न ऑन द चेक इज़ कैंसल्ड और मार्क्ड। दिस चेक कैन बी इनकैश्ड बाय अ पर्सन हुज नेम इज़ मेंशन ऑन द चेक। ठीक हो गया। बेयरर के अगेंस्ट, बेयरर को आप मार्क कर देंगे तो आप जिस पर्सन का नाम है उसी का ऑर्डर है, उसी को ऑर्डर पे चेक होगा, उसी के ऑर्डर पे चेक कैश होगा, कोई और नहीं करवा सकता। यानी ए पर्सन बी को चेक इशू कर रहा है तो नाम लिखता है बी का, तो बी ही रिसीव करेगा, सी रिसीव कभी नहीं कर सकता, क्योंकि बेयरर को आपने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ये हो गया ऑर्डर चेक। ऑर्डर मीन्स के जो पर्सन जिसके पास जिसका नाम लिखा गया वही सिर्फ रिसीविंग के ऑर्डर, कलेक्शन के ऑर्डर कर सकते, वही बैंक पे प्रेजेंट होगा बैंक काउंटर पे और अमाउंट रिसीव करेगा। This check can be encashed by person whose name is mentioned on the check. In a few circumstances, a check can be encashed by some other persons, endorsed by payee if or order is mentioned alongside the name of payee. कोई और पर्सन उस वक्त रिसीव कर सकता है जब जो रियल आप कह सकते हैं जब पेई था वो इंडोर्स कर ले। इंडोर्समेंट मीन्स के बैक साइड पे जाके चेक की बैक साइड पे सिग्नेचर कर ले, 2 सिग्नेचर कर ले। 2 सिग्नेचर करने के साथ कोई प्रूफ देगा, CNIC कॉपी देगा या कोई लेटर देगा, कोई कंपनी की ऑथोराइज़ करेगा उस पर्सन को। इंडोर्समेंट मीन ऑथोराइज़ करना कि आपके पास एक चेक है, रिसीव तो आप कर सकते थे जाके, पेमेंट रिसीव आप कर सकते थे, लेकिन आपने थर्ड पर्सन को वो चेक दिया कि वो जाके कैश करवा ले, लेकिन उसके लिए आप कोई ऑथोराइज़ करेंगे उस पर्सन को, इंडोर्समेंट ज़रूरी है। फिर आप बैक साइड पे सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर मैच होंगे तो उस पर्सन को पेमेंट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक का पहले स्ट्रक्चर देख लें क्या होता है, ये देख लें। क्रॉस चेक एक होती है सिंपल क्रॉसिंग, 2 लाइनें लगा दें चेक की आप अपर कॉर्नर पे, ये जो अपर आपके पास लेफ़्ट कॉर्नर, इस पे 2 लाइनें लगा दी जाती हैं या स्टैंप लगा दी जाती है। चेक की किसी भी आप कहीं भी चेक की किसी भी स्पेस पे आप स्टैंप कर लेंगे, अकाउंट पे ही की स्टैंप कर लेंगे कि जिस पर्सन को हमने चेक इशू किया सिर्फ उसी के अकाउंट में ये पेमेंट जानी चाहिए, किसी और को पेमेंट नहीं जानी चाहिए। यानी अगर यहाँ लिख दिया जाए ABC एंड कंपनी, ठीक है, तो यहाँ अगर किसी कंपनी का नाम है ABC एंड कंपनी, तो अब अमाउंट ट्रांसफ़र होगा पेयर के अकाउंट से ABC एंड कंपनी को सिर्फ, इसके अलावा किसी को ये अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ये क्रॉसिंग जो एक सिक्योर्ड वे है पेमेंट का बैंकिंग चैनल्स में, यानी बैंक टू बैंक पेमेंट जाएगी, पर्सन टू पर्सन, बैंक टू पर्सन नहीं जाएगी, कैश इन हैंड नहीं आएगा, कैश इन बैंक यहाँ ट्रांसफ़र होगा। इसी थर्ड जो क्रॉसिंग हो सकती है वो है अकाउंट पे। अकाउंट पे मीन्स कि यहाँ आप अकाउंट पे ही कह रहे हैं कि जो भी प्रेजेंट करेगा ये चेक, उसके अकाउंट में ये पेमेंट जाएगी, उसके अकाउंट में पेमेंट जाएगी। तो यहाँ पेई का नाम आप अगर लिख रहे हैं तो पेई का नाम उसी पेई के पास उसी अकाउंट में जाएगी। अगर आप नाम नहीं लिख रहे पेई का तो फिर जो भी चेक जिसके पास जो होल्डर होगा चेक का जो भी होल्डर होगा वो अपना नाम लिखेगा, उसके अकाउंट में जाएगी, इन हैंड नहीं होगा। जो दोनों बैंक स्टेटमेंट्स में जो रिसीवर है पेई उसकी बैंक स्टेटमेंट और आप जो पेयर है इसकी बैंक स्टेटमेंट में क्लियर होगा कि पेमेंट किस अकाउंट में और कब गई है। तो यहाँ ऑडिट में आपको
आसानी हो जाती है या ये देखना आसान हो जाता है कि जिसको आपने चेक इशू किया उसने अमाउंट रिसीव कर लिया है। नॉट निगोशिएबल, ये भी हो सकता है, ये भी स्पेशल क्लासिंग है। यानी स्पेशल क्लासिंग में नॉन निगोशिएबल, ये चेक जिसको इशू किया जा रहा है सिर्फ वही रिसीव करे और थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन कोई भी रिसीव ना करे, तो ये हो गया स्पेशल क्रॉसिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्रॉस चेक पे। A check is called cross check when two parallel lines are drawn on the top left corner or top right corner of the check। या तो लेफ्ट कॉर्नर या राइट कॉर्नर पे आप लाइन लगा लें, क्रॉसिंग कर लें, डबल लाइन। एडिशनल वर्ड्स लाइक कंपनी या एक कोई कंपनी का नाम लिख लें, जैसे आप पेनलैंड कंपनी लिख सकते हैं। ये नाम आ गया तो उसी को ही पेमेंट जाएगी। और अकाउंट पे या अकाउंट पे ही लिखा जा चुका है तो जिसको आपने चेक इशू किया उसकी अकाउंट में पेमेंट जाएगी। Are not negotiable, can also be mentioned along with two parallel lines। This check cannot be encashed on the bank's counter। ये चेक बैंक काउंटर पे कभी भी इनकैश नहीं हो सकता। ये चेक टाइम लेगा 12 आवर्स, विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स, जो भी बैंकिंग की लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी ट्रांजैक्शन की, इतना टाइम ज़रूर बैंकिंग सेक्टर लेगा। तो एक बैंक से जिस बैंक में आपने चेक जाके प्रेजेंट किया वो पेमेंट ट्रांसफ़र करेगा, उस बैंक से पेमेंट ट्रांसफ़र होगी नेक्स्ट अकाउंट में। तो अकाउंट टू अकाउंट यहाँ पेमेंट जा रही होती है, जिसको लोकेट करना, जिसका ऑडिट करना बहुत इजी है। तो ये एक सिक्योर वे है पेमेंट का बैंक टू बैंक। इट कैन ओनली बी डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ पेई। ये ज़रूरी है कि बैंक अकाउंट पे ही आप डिपॉजिट करेंगे, जो पेई है उसके बैंक अकाउंट पे ही जाके ये डिपॉजिट होगा। देयरफॉर दीज टाइप्स ऑफ चेक्स आर कंसीडर्ड द सेफेस्ट टाइप ऑफ चेक्स। अ पेई मस्ट हैव अ बैंक अकाउंट टू एनकैश क्रॉस चेक एंड इट इज़ advisable to write the same name as payee has on his or her bank passbook। यानी जो पेई होगा जिसको चेक इशू हुआ है, एक एग्जांपल रखना चाहूँ मैं कि आपके पास एक चेक है, किसी ने आपको पेमेंट करनी थी और वो आपको एक क्रॉस चेक दे देता है। तो क्रॉस चेक आप अपने बैंक अकाउंट में जाएंगे, वहाँ जमा करवा देंगे, ठीक है, प्रेजेंट करेंगे। अब आपके अकाउंट में पेमेंट आएगी, पेयर के अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफ़र होगी आपके अकाउंट में थ्रू क्रॉस चेक, जिसमें टाइम लगेगा, एक सिक्योर वे है। यानी अगर ये चेक गिर जाता है, ये कोई उठा लेता है, चोरी हो जाता है, तो इस चेक को वो पर्सन कभी भी कैश नहीं करवा सकता, क्योंकि ये पेमेंट सिर्फ होगी आपके ही अकाउंट में। क्योंकि चेक पे वही नाम होगा जो आपके बैंक अकाउंट का नाम है, यानी आपका नाम है, जो यानी उस या कंपनी नेम है। अगर ABC एंड कंपनी का चेक है, किसी और पर्सन ने ये उठा लिया है, तो वो कभी अपने अकाउंट में ये पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता। ये पेमेंट जाएगी ABC एंड कंपनी के ही अकाउंट में, क्योंकि चेक पे वही नाम लिखा जा चुका है। तो आप ABC कंपनी अपने अकाउंट में चेक प्रेजेंट करेगी, जमा करवाएगी, डिपॉजिट करवाएगी, और जिस पर्सन ने पेमेंट देनी थी उस पर्सन के अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी ABC एंड कंपनी। तो ये सेफेस्ट और एक सिक्योर्ड वे है, टाइप है चेक का। In case of wrong spellings or unreadable handwriting, the check will not be acceptable by the bank। कोई भी चेक हो, चाहे वो ओपन हो, चाहे ऑर्डर हो, चाहे बेरर हो, उस पर जो भी अमाउंट लिखा गया है, जो भी आपने वर्डिंग्स लिखी हैं, जो नेम लिखे हैं, अगर वो उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हों, वो रीडेबल ना हो, या गलत राइटअप किए गए हों, या समझ ना आ रही हो, माउल्डेड हो चेक, आउटडेटेड हो चुका हो, तो उस पर आप ऑब्जेक्शन लगा के बैंक वो चेक रिटर्न कर देगा, वापस कर देगा। जो आप काफ़ी ऑब्जेक्शंस आपने पढ़े फर्स्ट सेमेस्टर में, जब आप कैश बुक पढ़ रहे थे, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, तो आपने कुछ ऐसी कंडीशंस पढ़ी थी जिसमें NSF है, नॉट सफिशिएंट फंड की कंडीशन लग सकती है, गलत राइटिंग है तो वो वापस हो जाएगा, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे वापस हो जाएगा, माउल्डेड है वापस हो जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल डिप्ड है वापस हो जाएगा। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये हमने स्ट्रक्चर देखा था जनरल क्रॉसिंग का, स्पेशल क्रॉसिंग का, नॉट निगोशिएबल अकाउंट पे। इसी तरह एंटीडेटेड चेक्स। A check is called antedated check when an earlier date is mentioned on the check than the date it is brought to the bank। These types of checks remain valid for a duration of 3 months। After 3 months, these types of checks become invalid and cannot be encashed।
Therefore, it is important to write the correct date on the check and cash it before the duration of 3 months. किसी भी चेक पे अर्लियर डेट लिखी जाए अगर, ठीक है, यानी जैसे ही आपको कहा गया when an earlier date is mentioned on the check then the date it is brought to the bank. These types of checks remain valid for duration of 3 months. यानी कोई भी ऐसा चेक है जिस पे आपने बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक पहले की डेट लिखी थी, तो वो चेक 3 मंथ्स तक प्रेजेंटेबल है। क्रॉस चेक जो है 6 मंथ और ओपन चेक जो होता है वो बेयरर चेक ऑर्डर चेक वो 3 मंथ्स। 3 मंथ जब डेट गुजर जाए तो वो अब आप चेक वो ज़ाया हो चुका है, उस चेक को प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट द करेक्ट डेट ऑन द चेक एंड कैश इट बिफोर द ड्यूरेशन ऑफ 3 मंथ्स। तो विद इन 3 मंथ्स आपको चेक को कैश करवा लेना चाहिए, अदरवाइज चेक वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं रहता। इसी तरह पोस्ट डेटेड चेक हो सकता है, ठीक है। जो आपके पास जनरल टाइप्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ऑर्डर चेक पढ़ा, ओपन चेक पढ़ा, क्रॉस चेक पढ़ा, बेयरर चेक वही हैं। अब ये जो टाइप्स हैं ये चेक के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, चेक के इश्यूज हो सकते हैं। पोस्ट डेटेड चेक, अ चेक इज कॉल्ड पोस्ट डेटेड चेक व्हेन द डेट मेंशन ऑन द चेक इज येट टू कम। कोई भी ऐसी डेट चेक पे लिखी जा चुकी है, लिखी गई दे दी जाए जो डेट फ्यूचर में आनी है, तो आज कभी आप बिल्कुल कभी भी उसको कैश नहीं करवा सकते। हमने पहले तो पढ़ा कि एंटी डेटेड, जिसमें आपको प्रीवियस डेट लिख के दी जा चुकी है, यानी आपको जनवरी की डेट जनवरी फॉर एग्जाम्पल 15 जनवरी की डेट 15 जनवरी 2020 डेट लगा के दे दी गई है, और ये चेक आपको मार्च में मिल रहा है। तो 15 जनवरी को अगर चेक इशू हुआ, जैसे मैं एंटी डेटेड पे दोबारा बात कर रहा हूँ ताकि हम दोनों को कंपैरिजन में रखें, यानी जनवरी में आपको चेक मिलता है जनवरी 15, फरवरी 15 1 मंथ होगा, मार्च 15 2 मंथ होंगे, अप्रैल 15 3 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे 3 मंथ कंप्लीट होगी ये चेक आप प्रेजेंटेबल नहीं रहेगा। इसका मतलब है अप्रैल 15 से पहले या अप्रैल 15 तक आपको ये चेक कैश करवा लेना चाहिए, इसे आप कहेंगे एंटी डेटेड। इसी तरह पोस्ट डेटेड चेक क्या होगा? पोस्ट डेटेड कि अगर चेक पे फ्यूचर डेट लगा के दे दी गई है, यानी आपको अगर मैं कहूँ कि जुलाई की डेट लगा के दी जा चुकी है, अगर हो ये जुलाई की डेट है तो जुलाई की जो डेट लगाई गई है उस डेट से कंसीडर होगा, उससे पहले आप कभी कैश नहीं करवा सकते। जुलाई 1 लगाई गई है 2020, तो जुलाई 1 से ये चेक जो है ये अब प्रेजेंटेबल हो जाएगा, उससे पहले कभी इसको प्रेजेंट नहीं करवाया जा सकता। A check is called post dated when the date mentioned on the check is yet to come. These types of checks are issued on mutual agreement of the payer and payee. However, these types of checks cannot be paid before the date written on the check. It can only be paid on or after up to 3 months. The date अगर क्रॉस होगा तो उसके 6 मंथ होते हैं, ओपन के आप देखते हो 3 मंथ्स होते हैं। Mention on the check, it is suggested to check the date written on the check before accepting it from the payer. It is used very commonly in the businesses as the post dated checks can be taken as a collateral. ये collateral के तौर पे लोग इशू करते हैं, बिजनेसेस यूज़ करते हैं कि आपको किसी ने पेमेंट करनी है, जो मेच्योरिटी डेट डिस्कस हुई या एग्रीड रही वो डेट आपको चेक पे राइट अप करके दे दी जाती है कि 3 महीने बाद 2 महीने बाद की डेट लगा के दे दी जाएगी, इस डेट पे आप जाके प्रेजेंट करेंगे, आपको पेमेंट अकाउंट से मिल जाएगी, तो उस पे लोग ट्रेड कर लेते हैं। ट्रेड हो जाती है क्रेडिट पे, लेकिन फिर एक चेक तो इशू हो गया, लेकिन पेमेंट उसी वक्त होगी जब मेच्योरिटी आएगी। ये बात हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में डिस्कस की है। यानी अगर एक वर्कर को एक कंपनी यानी एम्प्लॉयर चेक इशू करता है और चेक पे 30 डेट लगा के दे देता है, अगर मैं कहूँ कि मई 30 की डेट लगा के दे देता है और चेक दे देता है 21 मई को, तो चेक प्रेजेंट होगा 30th डेट को। जैसे 30th को प्रेजेंट होगा तो फिर कैश हो सकेगा, उससे पहले कभी कैश नहीं हो सकता। अगर डेट चेंज होगी तो जो इशूअर है वो सिग्नेचर करेगा, दोबारा सिग्नेचर करेगा। अगर 30 को वो 22 कर लेता है, 30th को 22 कर लेता है या 25 कर लेता है, तो फिर रिवर्स सिग्नेचर करेगा, डबल सिग्नेचर होंगे, या स्टैम्प करेगा या फिर अथोराइज करेगा। अथोराइज करने के बाद तो प्रेजेंट हो सकेगा, अदरवाइज चेक प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि इस पर आप
डबलिंग हो चुकी है। इसी तरह स्टेल चेक भी हो सकते हैं कि चेक इज कॉल्ड स्टेल चेक व्हेन इट इज प्रेजेंटेड टू द बैंक आफ्टर द 3 months ऑफ ड्यूरेशन। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एनी चेक रिमेन्स वैलिड अप टू 3 months ड्यूरेशन, अ बैंक डजंट क्रेडिट अ स्टेल चेक। यानी ओपन चेक है जिस पे कोई क्रॉसिंग नहीं की गई तो वो तो 3 months तक प्रेजेंट होगा। 3 months अगर गुजर चुके हैं तो एक्सपायर हो चुके हैं, जिसे आप स्टेल कहेंगे। और अगर क्रॉस चेक है तो 6 month तक प्रेजेंटेबल है। 6 month गुजर जाएं तो क्रॉस चेक भी फिर प्रेजेंट नहीं करवाया जा सकता पे की तरफ से। इसी तरह आपके पास म्यूटिलेटेड चेक होते हैं कि चेक इज कॉल्ड म्यूटिलेटेड चेक इफ इट इज़ torn or in two or more pieces. Usually, a bank doesn't accept mutilated checks. However, in some special circumstances, when the check is mildly torn, the bank needs confirmation from the payer before crediting these types of checks. कोई भी ऐसा चेक जो टर्न हो चुका हो, जिसको बहुत ज़्यादा फोल्ड किया जा चुका हो, जिसकी शक्ल ख़राब हो चुकी हो, स्ट्रक्चर ख़राब हो चुका हो, जो प्रेजेंटेबल ना रहे, ठीक है, तो ऐसा चेक यानी मॉल्डेड हो बहुत ज़्यादा, या उसकी राइटिंग जो है वो ख़राब हो चुकी हो, उसमें उसका जो राइट अप किया जा चुका है वो समझ ना आ रहा हो, तो ऐसे चेक म्यूटिलेटेड चेक होते हैं। म्यूटिलेटेड चेक्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं हो सकते, लेकिन कुछ कंडीशंस में प्रेजेंट हो सकते हैं, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। जब चेक प्रेजेंटेबल यानी उसकी बैंकिंग जो रूल्स हैं उनको देखते हुए चेक को एक्सेप्ट बैंकिंग सेक्टर अगर एक्सेप्ट करे तो वो चेक फिर प्रेजेंट हो सकता है। यानी बैंक को उसके रूल्स या उसका जो सर्विस रूल्स हैं, सर्विसेज स्टैंडर्ड्स हैं, वो अगर अलाउ करें तो वो चेक प्रेजेंट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ऐसे चेक को कहा जाएगा म्यूटिलेटेड। ये कुछ प्रॉब्लम्स थे और टाइप्स भी हैं, यानी म्यूटिलेटेड चेक का टाइप भी आ सकता है। तो हमने ये कुछ 7 टाइप्स देखे हैं, जहां हमने फर्स्ट टाइप कुछ ऑर्डर चेक कहा, बेयरर चेक कहा, ओपन चेक है आपके सामने। ऑर्डर, बेयरर, ओपन ये आपको सेम नज़र आते हैं, इन पे क्रॉसिंग नहीं होती, ठीक है। ऑर्डर चेक वो चेक जो वही पर्सन सिर्फ प्रेजेंट कर सके जिसका नाम लिखा गया है, वो पे ही प्रेजेंट कर सके जिसका नाम लिखा गया है। इसी तरह बेयरर चेक वो चेक जिस पे सिर्फ बेयरर को आपने इशू किया हो या मार्क किया हो, जिस पे नाम ना हो, सिर्फ बेयरर हो, जो प्रेजेंट कर रहा है, जो होल्डर है, वही सिर्फ उसका वही जाके कैश करवा सकता है, जिसके पास चेक है वही कैश। ये बेयरर चेक हो गया। ओपन चेक जिस पे कोई क्रॉसिंग ना हो, वो बेयरर भी हो सकता है, वो ऑर्डर भी हो सकता है। इसी तरह क्रॉस चेक जिस पे क्रॉसिंग की जा चुकी हो, सिंपल क्रॉसिंग हो सकती है, जनरल क्रॉसिंग हो सकती है, स्पेशल क्रॉसिंग हो सकती है। इसी तरह एंटी डेटेड चेक पे हमने बात की, पोस्ट डेटेड पे बात की, स्टेल पे बात की एंड म्यूटिलेटेड पे बात की। ये कुछ 7 टाइप्स से। कोई प्रॉब्लम इशू हो ज़रूर बताना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।